हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेज। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास की वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो आज आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं क्लास 9th का। फर्स्ट चैप्टर है, पूरे का पूरा देखना जरूर। सारे के सारे के बीच में से जो जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन्स होंगी उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, और जो क्वेश्चंस पेपर के अंदर पूछे जाएंगे उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले है फ्रांसीसी क्रांति। तो जो फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बात की गई है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। लगभग 7,000 मर्द था टाउन हॉल में एकत्र हो गए थे, मतलब कि सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे। सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया, कैदी छुड़ा गए और इनकी संख्या केवल 7 बताई जाती है जो कि कैदी छुड़ाए गए थे। उसके बाद में किले को ढहा लिया गया और अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर समृद्धि चिन्ह संजोना चाहते थे। तो इसके बारे में बस वहाँ की लड़ाई के बारे में बात की गई कि किस तरह से वहाँ पर लड़ाई हुई थी और वहाँ से किस तरह से कैदियों को बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद में अब जो हमारा पहला लेसन स्टार्ट हो रहा है वो है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज किस तरह का था। फ्रांसीसी समाज के बारे में बताया गया कि कौन कौन से लोग थे। ठीक है, तो सबसे पहले 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा हुआ था। मतलब कि वहाँ का जो राजा था उसका लुई 16 था वो। उसके बाद में इसकी उम्र केवल 20 साल की थी। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट के साथ हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय से चले युद्ध के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। तो ये तो आपको पता ही है कि फ्रांस में लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण क्या है, राजकोष क्या होता है कि जो राजा के पास पैसा जमा होता है उसके हम राजकोष कहते हैं, वो भी लगभग खत्म ही था। उसके बाद में वर्सराय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत को बनाए रखने के लिए फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। तो मतलब कि वहाँ का जो राजा था उसका युद्ध के अलावा भी बहुत ज़्यादा ही फिजूल खर्ची का जो खर्चा था वो भी वो अलग से उठाता था। तो लुई 16 के काल में क्या हुआ कि फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक कर्ज हो गया और उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ बढ़ गया। तो ये क्या करते थे कि पहले इन्होंने कुछ कर्ज लिया हुआ था 2 अरब लिरवे का, और बाद में क्या हुआ 10 अरब लिरवे का कर्ज और बढ़ गया युद्ध के चलते हुए। उसके बाद में सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगी। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इन दिनों कर्ज को चुकाने में ही लग रही थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज है जो वो इन्होंने उधार ले रखा था, इसीलिए उनको कर्ज भी वापस चुकाना पड़ा। उसके बाद में क्या होगा, फ्रांसीसी सरकार ने करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होगी। तो क्या है, जो जनता थी वहाँ की, वहाँ पे भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम कह सकते हैं टैक्स लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बदल गया और केवल तीसरे स्टेट्स के लोगों जो कि जनसाधारण थे वही कर अदा करते थे। तो उनमें कौन कौन से लोग आते हैं उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो ये पहले डायग्राम देख लेते हैं जिसके बीच में लिखा है। फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे वो थे पादरी वर्ग के लोग आते थे। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे। और तृतीय स्टेट जिसमें कि कर देना पड़ता था उसमें बड़े व्यवसाय, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, ये सारे के सारे आते थे। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जितने भी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, और तीसरे स्टेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कर देना पड़ता था। तो इसके बीच में ये लिखा हुआ है कि पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। मतलब कि जो किसान लोग थे वो 90% थे, पर उनके जो मालिक थे, ज़मीनों के मालिक थे, वो सिर्फ 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का ही अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट्स हैं जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनमें से बहुत ज़्यादा ही विशेषाधिकार ये थे कि उनको करों से छूट थी, मतलब कि टैक्स नहीं देना पड़ता था। वह किसानों से सम्मति वसूल करता था और स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना तथा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्य करने के लिए बाध्य था। तो जो किसान वर्ग था उसको बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता था कि घाटा होता था, हम कह सकते हैं। चर्च भी
चर्च भी जो थे वो किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलते थे, मतलब कि धार्मिक कर था, उन्होंने जो धर्म अपना रखा था उससे भी उनसे कर वसूला जाता था। तो जो तीसरे स्टेट के थे उनसे तो बहुत ज़्यादा ही कर वसूला जाने लगा। उसके बाद में क्या हुआ, इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से ही जनता से वहन किया जाता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कुछ बातें हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे कि आपको फोटो दिखाई दे रही है, इसमें क्या है कि जो ये राजा ये बेचारों से, गरीब जो लोग थे उनसे अनाज, पैसा, फल, ये सारी की सारी चीज़ें लेता होता था। उसके बाद में आगे देखते हैं जैसे कि जीने का संघर्ष। तो इसके बीच में ये बताया गया कि फ्रांस की जो जनसंख्या थी वो 1715 में 2.3 करोड़ थी, 1789 में 2.8 करोड़ होगी, और अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगी। अब जो अनाज था उसका उत्पादन कम होने लग गया और जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगी, जिससे कि वहाँ पे भूखमरी की संभावना भी बढ़ने लगी। उसके बाद में क्या हुआ कि वहाँ की जो लोग थे, अब वो सारे लोगों को खाना तो चाहिए था, पर खाने का जो सोर्स है, मतलब कि जो कृषि है वो बहुत ही कम होती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जो खेतों में फसलें थी वो बहुत ज़्यादा ही महंगे तौर पर बेचे जाने लगी। इसके बाद में क्या हुआ कि अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई और स्थितियाँ बद से बदतर होती गई। तो जो गरीब लोग थे वो तो अपने जीविका का निर्वाह नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको रोजी रोटी नहीं मिल पाती थी। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ के जो शासन था वहाँ पे जीविका संकट आ गया, जो कि फ्रांस में काफ़ी आम थे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग थे, तो गरीब लोगों के पास पैसा नहीं था, जिससे कि उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ा। उसके बाद में पहले भी कर बढ़ने से अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन व कार्यक्रम नहीं थे। तो तीसरे स्टेट के जो भी लोग थे वो ज़्यादा समृद्ध और शिक्षित होने के कारण नए विचारों से संपर्क में आ रहे थे, उन्होंने सामाजिक समूह को उद्भव किया। मतलब कि क्या थे, जो तीसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा कि हमें खाना भी ना देना चाहिए, सही मात्रा में देना चाहिए, और हमसे कर कम वसूलने चाहिए। तो उन चीज़ों के बारे में बात किया गया कि किस तरह से हम समृद्ध हो सकते हैं, हमारी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। और जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनका मानना था कि समूह के पास जन्मा विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। मतलब कि वो क्या होता था कि जो भी जन्म से ही उन्हें विशेष अधिकार दिए जाते थे, यदि वो पादरी वर्ग से है या फिर कुलीन वर्ग से है, तो इस तरह के जो नियम है इनको भी हटा देना चाहिए। उसके बाद में स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जिया जोक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। उसके बाद में आगे देखते हैं, जो ये गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, लोक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। उसके बाद में क्या है कि ये कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता के विभाजन की बात की कि मतलब कि जो सत्ता है वो इन तीनों के बीच में बंटवारा होना चाहिए, ये अपना अपना काम स्वयं करें। उसके बाद में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर लिया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी कि व्यक्तिगत के जो अधिकार है उनको संपूर्ण रूप से स्वतंत्र कर देना चाहिए। उसके बाद में कहा कि दार्शनिकों ने काफ़ी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुई, पुस्तकों अखबारों में माध्यम से इनका प्रचार प्रसार हुआ। अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ लोग भी इसे समझ सकें। फिर राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। मतलब कि बाद में क्या करने लगे थे, वो वापस से कर बढ़ाने लगे थे ताकि राज्य की जो सुख सुविधाएं हैं वो पूर्ण रूप से मिल सके। इसीलिए जो तीसरे स्टेट्स के लोग थे उन्होंने उनके सामने अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। उसके बाद में आता है कि क्रांति की शुरुआत। तो ये क्रांति की शुरुआत हमारा लगभग सेकंड लेसन है। अब ये क्या है कि ये जो हमारा जो फर्स्ट लेसन है फ्रांसीसी क्रांति, इसके बीच में आपके टोटल 6 अध्याय हैं। ठीक है, जिसमें से आज हम 3 पढ़ लेते हैं और 3 हम आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो पिछली जो लेसन था उसके बीच में आपने पढ़ लिया कि किस तरह से स्टेट्स को बांटा गया था और किस तरह से लोगों से जो कर वसूला जाता था उसके बारे में बताया गया। उसके बाद में जो 1614 में अंतिम बैठक बुलाएगी, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, जिसके बीच में एक आलीशान भवन को सजाया गया। 300 प्रतिनिधि भेजे गए पहले और दूसरे स्टेट से। उसके बाद तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े रहे। तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध व शिक्षित वर्ग
कर रहे थे, क्योंकि तीसरा स्टेट था उसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। फिर क्या हुआ कि फिर 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों व मांगों की सूची बनाई गई, जिससे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। इसके बारे में बात यह कि आपको सही ढंग से मतदान कराना चाहिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत के ऊपर चलना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से भारत के अंदर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, उसी तरह से आपको भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था करनी चाहिए। और जो पहले और दूसरे स्टेट के लोग हैं उनको जो अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए हैं, उनको भी हटाना चाहिए। तो यही बात के इसके बीच में रखी है। ठीक है, सही ढंग से मतदान का कार्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद में क्या होगा कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग थे। उसके बाद में 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्सराय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। फिर वहाँ पे नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। शर्त ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम असेंबली भंग नहीं करेंगे। इसका नेतृत्व मिराबियो और अब्बेसिये ने किया। जो मिराबियो थे, इनके जीवन के बारे में लिखा गया है कि सामंती विशेषाधिकार वाले समाज को खत्म करने की जरूरत में सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्सराय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। तीसरा स्टेट क्या है और इसके बारे में एक बुक लिखी जिसका नाम है पैम्फलेट। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में जैसे कि ये युद्ध करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, टेनिस कोर्ट के अंदर सारे के सारे जमा हो गए थे। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त था, पूरा फ्रांस आंदोलित था। वहाँ पर कड़ाके की ठंड चल रही थी, फसल मारी गई थी, बल्कि फसलें खराब हो गई थी, भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, दूसरी तरफ जो सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। फिर जो लड़ाई होगी वहाँ पे, उसके बाद में क्या हुआ, देहाती इलाकों में गांव गांव में यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों और लुटेरों, मतलब कि क्या था वहाँ पे, जो पैसे दे के लुटेरों को बुला लिए ताकि इनको जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको लूट लिया जाए, उनके अन्न भंडारों को लूट लिया जाए, उनके पैसों को लूट लिया जाए। और कुलीन जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अपनी जगीरें छोड़कर भाग गए। तो बहुत से देशों ने, पड़ोसी देशों ने वहाँ पे जाके शरण ले ली। उसके बाद में क्या हुआ कि अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाया। लुई 16 ने अंत नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर लिया गया। कम से कम 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, जिससे कि वह अपना कर्ज चुका सकती थी। उसके बाद में फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब वहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। 1791 में वहाँ पे संविधान पूरा तैयार हो गया था। सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, जो कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में हस्तांतरित कर दिएगा। अभी आप डायग्राम देख सकते हैं कि न्यायपालिका में न्यायाधीश है, जो नागरिक है वो वोट कर देंगे, इस तरह से बताया गया। उसके बाद में कार्यपालिका जिसमें सम्राट होगा और मंत्री होगा, और विधायिका जिसमें कि नेशनल असेंबली होंगे जिसमें 739 सदस्य होंगे। तो इसके बारे में बात की गई है कि लोगों को ये किस तरह से चुने जाएंगे, उनके बारे में भी बात की गई है। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक जो थे वो एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, फिर पुनः असेंबली के सदस्यों को चुना जाता था और वो फिर आगे चुनाव करते थे। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल पुरुषों को ही ये सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब इसमें क्या था कि एक तो सक्रिय नागरिक हैं, जो कि यहाँ पे लिखा है 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग होंगे, और बाकी के सारे जितने भी हैं 25 वर्ष से कम उम्र वाले लोग, उनको मताधिकार देने का अधिकार नहीं था। पर जो 25 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको कर देने का अधिकार प्राप्त था, और निष्क्रिय नागरिकों को भी कर देने का अधिकार नहीं था। तो निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में रहना जरूरी था। तो मतलब ये है कि जो सक्रिय नागरिक होगा, जो कर देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर देते हैं, वही लोग वोट देने के अधिकार को अपना सकते हैं या वोट देने का अधिकार रखते हैं। बाकी लोग वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं। इसके बीच में यही कहा गया। पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, तो ये घोषणा पत्र आप देख सकते हैं। संविधान पुरुष व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, जिसके बीच में आपको 12 से 13 लाइन्स मिल जाएंगी। इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक व अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। व्यक्ति को जन्मना
प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। मतलब कि जो जन्म से अधिकार दिए गए हैं ये सारे के सारे, इनको अब छीना नहीं जा सकता था। तो इन अधिकारों को आप पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे भारत के अंदर जो मौलिक हमारे कर्तव्य दिए गए हैं, या हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वैसे ही ये भी इनको अधिकार प्राप्त किए थे। उसके बाद में आते हैं राजनीतिक प्रतीकों के मायने। तो राजनीतिक जो प्रतीक हैं उनके मायने क्या होते थे, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले टूटी हुई जंजीर, जो कि दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी के प्रतीक है। उसके बाद में छड़ों का बच्छीदार गट्ठर। तो अकेली छड़ी को आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, पूरे गट्ठर को नहीं। अकेली छड़ी को तो तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है एकता में बल है। उसके बाद में त्रिभुज के अंदर की रोशनी का मतलब यह है कि इसके बीच में जो आंख है वो ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य की किरणें अज्ञान का रूपी अंधेरे को मिटा देती है। उसके बाद में राजदंड है, जो कि शाही सत्ता का प्रतीक है। और अपनी पूंछ मुँह में लिए सांप है, जो ये अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, मतलब कि सनातनता का प्रतीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में ये लाल लाइजन थोपी। तो इनके जितने भी ये टोपियाँ टोपियाँ, ये जितने भी प्रतीक है, इनका कुछ ना कुछ महत्व है, ये बताया गया। बाकी ये पेपर में ऐसे पूछे नहीं जा सकते। मेन क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके बारे में ही देखेंगे हम। उसके बाद में फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन। तो राजतंत्र जो था वो किस तरह से चला उसके बारे में बात की गई और गणतंत्र का कैसे स्थापना हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सारे के सारे संविधान तैयार हो गया। उसके बाद में लुई 16 ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस पर वार्ता भी चल रही थी, वार्ता चल रही थी, मतलब कि बातचीत कर रहे थे अभी भी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसीलिए 1789 की गर्मियों के बाद ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जो राजा थे उन्होंने सेना भेजी और योजना बना ली थी। योजना पर अमल होता है तो इससे 1792 में नेशनल असेंबली जो थी उसकी परीक्षा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था कि जो नेशनल असेंबली के लोग हैं वहाँ पे हमला कर दिया जाना चाहिए। तो राजाओं ने ये युद्ध की तैयारी कर ली थी। उसके बाद में क्या हुआ कि देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि राजेड दी लाइल द्वारा रचित मोरसिले भी थे। पहली बार मार्सिल्स के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच किया गया था, इसलिए इस गाने का नाम मोरसिले रखा गया, जो कि फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो अगर आपसे पूछ लें फ्रांस का राष्ट्रगान कौन सा है तो मोरसिले है। उसके बाद में क्या हुआ कि युद्ध हुआ, इससे जनता को भारी क्षति हुई, बहुत ज़्यादा ही आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ी। जिसमें क्या हुआ कि वो पैसे पूसे उठा कर ले गए, अन्न सामग्री उठा कर ले गए, तो उनको बहुत ज़्यादा ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ, 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे, जो कि गरीब लोग थे उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे। उसके बाद में क्या था, इनमें से जैकोबियन क्लब जो था वो सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी और उन्होंने क्लब बना लिए थे। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों के बारे में देखेंगे। इसके बाद में जैकोबियन क्लब थे जिसमें कि कम समृद्ध हिस्से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार व कारीगर थे, जिसमें जूता बनाने फैक्ट्री बनाए, तो ये कुछ लोग थे इसके बीच में। जैकोबियन में एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय ले लिया था। तो ये इस तरह की ड्रेस थी, आप देख सकते हैं। तो ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों को खुद से अलग कर लिया गया। यह ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों की सतत समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था। उसके बाद में आगे देखते हैं। जैसे कि आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, इसमें क्या है कि इसलिए जैकोबियन को 100 कुलात के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ बिना घुटने वाले होते हैं। इसमें क्या है, लाल रंग के टोपी पहने हुए थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो 1792 में जो खाद्य पदार्थ है उनकी महंगाई बढ़ा दी गई और इनके अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई गई। तो 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलियो के महल पर धावा बोल दिया। राजा के रक्षकों को मार डाला, राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा और असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव किया। इसमें नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो नहीं हो, सभी को अधिकार देने का मतदान करने का अधिकार है। तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। इसमें जो राजा वो वंशानुगत राजशाही नहीं होगा, मतलब कि उनका चुनाव किया जाएगा। तो गणतंत्र के अंदर हमेशा चुनाव किया जाता है और राजतंत्र के अंदर जो ऐसे होता है कि राजतंत्र में जो वंशानुक्रम चले आ रहे हैं वही उनका राज्य बनते हैं। उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं फांसी दे दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस टीटो कार्नर को फांसी दे दी गई। उसके बाद में आतंक राज। तो 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग माना जाता है।
इसमें उन्होंने कई तरह की सख्त नीतियां अपनाई कि उनके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन व पादरी, उनको अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य और उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाली पार्टी सदस्य, उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। क्रांतिकारी न्यायालयों द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दोषी पाते ही गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था, मतलब कि उनको फांसी दे दी जाती थी। इस मशीन का नाम है इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम से रखा गया, मतलब कि वो फांसी देने की मशीन थी, उसका नाम गिलोटिन रखा गया। उसके बाद में क्या था कि ये जो जो भी मजदूरी थी या कीमतें थी, उनको उनकी जो सीमा थी वो तय कर दी गई और जो अनाज था वो शहरों में ले जाकर बेचे जाने लगा और इनकी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया, मतलब कि इनकी सेम ही कीमत रहेगी, कोई ज़्यादा महंगा नहीं होगा। उसके बाद में साबुत गेहूँ से बनी, सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूँ से बनी और बराबरी का प्रतीक माना जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य था, मतलब कि सभी को सही ढंग से जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाले रोटी कपड़ा मकान था वो प्रोवाइड करा दिए जाने लगा। उसके बाद में चर्चों को बंद कर दिया गया, उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। फिर जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसको अगले दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और उसे भी फांसी दे दी गई। उसके बाद में जैसे कि ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इसके बीच में ये सारे के सारे लोग और ये गिलोटिन मशीन होगी, यहाँ पे चढ़ा दिया जाता था। उसके बाद में जैकोबियन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। फिर उन्होंने क्या किया कि कोई भी लोग जो जिसके पास संपत्ति नहीं है उनको भी मतदान करने का अधिकार है। और उसके बाद में इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टर को नियुक्त किया, जिसके बीच में क्या था कि एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। तो मतलब कि जो कार्यपालिका होती है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्र रहना चाहिए ताकि वो सही ढंग से न्याय कर सके, इसीलिए इन्होंने 5 सदस्य की एक कमेटी बना दी, हम कह सकते हैं। उसके बाद में उन्हें बर्खास्त करने के लिए चेष्टा की जाती थी। डायरेक्टर को राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये जो नेपोलियन था इसने उनका काम खराब कर रखा था, मतलब कि अपनी मर्जी से ही अपना शासन करता था। सरकार के स्वरूप में इन सब परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। तो वहाँ पे जितनी भी आपको ये सारी की सारी बातें बताई गई हैं, ये अभी तक क्या हुआ कि जो भी फ्रांस के अंदर जो क्रांति चली है, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, राजतंत्र से स्टार्टिंग हुई थी और राजतंत्र को हटाकर जो पहले स्टेट के और सेकंड स्टेट के लोग थे उनमें से कई लोगों को तो फांसी दे दी गई और राजा को भी मार दिया गया था। इसके साथ ही साथ वहाँ पे जो 5 सदस्य वाली कार्यपालिका को भी निर्वाचित कर दिया गया था। तो मतलब जितनी भी वहाँ की शासन प्रणाली थी सारी को चेंज किया गया है इन तीनों क्वेश्चन में। उसके बाद में आगे देखते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई थी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा आप चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, तभी हम आपके लिए अगली वीडियो लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।